हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। फर्स्ट चैप्टर को हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर को ये सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण। स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो बहुत ही मेन बातें हैं इस चैप्टर की, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। यहां पर दे रखी है स्टोरी अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। ये जो आपको साइड में फोटो दिखाई दे रही है, ये है नेल्सन मंडेला जी, जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने ही अफ्रीका की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करा था। और जैसे हमारे देश के अंदर गांधी जी को माना जाता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को माना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, इनके पहले एक लेक्चर को पढ़ लेते हैं जो उन्होंने बोला था। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो ये बोला गया था नेल्सन मंडेला जी के द्वारा, अपने देश के नागरिकों को बताया गया था। यह जो कथन है ऊपर पढ़ा है हमने, वो नेल्सन मंडेला जी ने बोला था। अब नेल्सन मंडेला जी के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं बात। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। देशद्रोह का मतलब कि ये अपने देश का विरोधी है या देशद्रोह कर रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार थी, यानी कि हुकूमत थी। जैसे कि इंडिया पर अंग्रेजों ने राज किया था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों ने राज करा था। तो उनको गोरों से संबोधित कर रखा है यहाँ पर। तो नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। तो गोरों ने नेल्सन मंडेला जी पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया यहाँ। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनको तो और उनके साथियों को, उन्हें और उनके साथियों को जो संघर्ष कर रहे थे अफ्रीका की आज़ादी के लिए, उनको 1964 में यानी कि 1964 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर रंगभेद की शासन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर गोरा और काला इसके भेद पर, यानी कि रंग भेद के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जी और उनके साथी इसका विरोध जब कर रहे थे, तो वहाँ की गोरी सरकारों ने क्या करा, उनको और उनके 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दे दी। यानी कि पूरे आजीवन, मतलब बिल्कुल जो पूरे जीवन के लिए होता है कारावास, जेल में बंद करा जाता है तो आजीवन कारावास कहा जाता है। तो आजीवन कारावास के लिए उनको सजा दे दी गई। और कितने साल थे? अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भव्य जेल, 28 साल तक नेल्सन मंडेला जी ने जेल में काटे थे। कौन सा जेल था वो? रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया था। तो सबसे भव्य जेल कौन सी थी? रॉबेन द्वीप में जेल, जिनमें नेल्सन मंडेला जी को 28 साल तक की जेल हुई थी। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रंगभेद का मतलब गोरे काले के बीच में वहाँ पर भेदभाव होता था। गोरे लोग काले लोगों को कुछ नहीं मानते थे, भेदभाव करते थे, उनको बहुत ही नीचा समझते थे। उनको कहीं आने जाने का भी रोक टोक लगा सकते थे वो।
तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष शुरू करा नेल्सन मंडेला जी ने और उनके साथियों ने। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। तो रंगभेद नस्ली भेदभाव को दूर करने के लिए चलाया गया था कि हमारे देश के अंदर, अफ्रीका के अंदर भेदभाव ना हो रंग के आधार पर। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। जैसा कि आपको पता है कि भारत को गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने, वैसे ही अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने। काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। और बहुत बड़ी संख्या में गोरे लोग जो अंग्रेज थे वो दक्षिण अफ्रीका में चले गए और वहां की सत्ता को, स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। फिर वहां पर चला है रंगभेद की नीति कि काले लोग अलग रहेंगे, गोरे लोग अलग रहेंगे। काले लोगों के लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है और गोरे लोगों के लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है। ऐसा करा गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। जैसा आपको पता है कि वहां के लोगों का कलर क्या होता है, काला होता है। चमड़ी का कलर यानी कि स्किन का कलर कैसा होता है, काला। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और आबादी में उनका हिस्सा कितना था, 3/4, और अश्वेत कहा जाता था। और जो काले लोग थे जिनका रंग डार्क था उनको क्या बोला जाता था, अश्वेत, यानी कि जो श्वेत ना हो। श्वेत और अश्वेतों के अलावा मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। वहां पर और भी लोग रहते थे, गोरे तो रहते थे, काले भी रहते थे, यानी श्वेत तो रहते थे, अश्वेत भी रहते थे और रंगीन चमड़ी वाले लोग भी रहते थे वहां पर, जिनके मतलब सांवले कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो और भारत से गए लोग भी थे कुछ वहां पर। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। गोरे शासक जो थे, जो अंग्रेज वहां रूल कर रहे थे, तो वो अपने को सबसे ऊपर मानते थे और बाकियों को सबसे नीचे मान लेते थे। अपने से नीचे सबको माना करते थे वो, चाहे वो कोई भी हो। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। और उन लोगों को जो काले थे या रंगीन चमड़ी के थे यानी कि सांवले थे, तो उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था वहां पर। सिर्फ गोरे शासक के लिए गोरे लोग ही वोट डाला करते थे। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। रंगभेद की नीति कैसी थी, शासकीय नीति अश्वेतों के लिए कैसी थी, दमनकारी, यानी कि वहां पर अश्वेतों को दबाया जाता था। उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी। साथ ही साथ वो अंग्रेजों की बस्तियों में भी नहीं रह सकते थे। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। अगर उनके पास परमिट होता था तो वहां जाकर वो काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। गोरों के लिए अलग इंतजाम, कालों के लिए अलग इंतजाम, ठीक है। इसे पृथकीकरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। पृथकीकरण कहा जाता है इसको। पृथकीकरण का मतलब क्या आता है, जब सबको अलग अलग व्यवस्था दी जाती है तो उसको क्या कहता है, पृथकीकरण। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे, और काले लोग क्या थे, उनके चर्च में नहीं जा सकते थे। अंग्रेजों के आरक्षित जगह भी नहीं जा सकते थे और चर्च, गिरजाघर का मतलब चर्च। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। और अश्वेतों को क्या था, अश्वेतों को यह भी अधिकार नहीं था कि वो उनके साथ हो रहे भेदभाव के लिए विरोध कर सके, ये भी अधिकार नहीं था उनको। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों के ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से शुरू हुआ
कि उन्होंने विरोध करना स्टार्ट करा कि जो रंगभेद की प्रणाली है, गोरा काला के बीच में या सफ़ेद काले के बीच में लड़ाई, मतलब जो भेदभाव करते हैं उसके बीच के लिए उन्होंने विरोध करना स्टार्ट करा अश्वेत लोगों ने। किन्होंने करा? 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले लोग और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। तीनों ने, अश्वेत ने भी, रंगीन चमड़ी के लोगों ने भी और भारतीय मूल के निवासियों ने भी। एग्जाम में अगर आता है या कुछ भी है कि रंगभेद के खिलाफ का संघर्ष, तो आपको यहाँ से पॉइंट वाइज लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हर पॉइंट में लिख सकते हो आप। ग्रीन फर्स्ट पॉइंट, ये येलो सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड पॉइंट, ऐसे करके आपको पॉइंट में लिख लेना है, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। फिर उन्होंने क्या करा इसके लिए, अश्वेत रंगभेद प्रणाली के लिए, तो यहाँ से लिखना है आपको। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित भी करी। अगर आता है रंगभेद की नीति के खिलाफ क्या संघर्ष किए गए, क्या कदम उठाए गए, तो आपको लिखना है यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से सेकंड पॉइंट, यहाँ से थर्ड पॉइंट, ऐसे करते हुए पॉइंट बनाने हैं। तो उन्होंने, अश्वेत ने, रंगीन चमड़ी के भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया, हड़तालें करी। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और जो, यानी कि जो लोग, ये जो तीनों भेदभाव, जो विरोध कर रहे थे भेदभाव पूर्ण प्रणाली का, रंगभेद की प्रणाली का, तो किसके साथ एकजुट हो गए? वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ। कौन सी? आपको याद रखना है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ वो एकजुट हो गए विरोध करने के लिए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। अनेक समझदार लोग और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ अश्वेत थे, भारतीय मूल के थे या रंगीन चमड़ी के थे। कुछ गोरे लोगों ने भी, जो समझदार थे, जो समझते थे कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है अश्वेत लोगों के साथ, वो भी इनके साथ आकर जुड़ गए और रंगभेद की नीति का विरोध करा। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। पर अंग्रेजों ने क्या करा? जो लोग विरोध कर रहे थे उनके हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी। फिर आता है एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। जब अंग्रेजों को लगा ये तो संघर्ष इनका बढ़ता जा रहा है, अब हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी नीतियों को वापस ले लिया जो अश्वेतों पर वो के लिए थोप देते थे या उन पर जो भी पाबंदी लगाते थे वो उन्होंने वहाँ से पाबंदी हटा दी अंग्रेजों ने। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और नेल्सन मंडेला जी को 28 साल के बाद जेल से निकाल दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा कब लहराया? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को। और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब ये पहले जहाँ पर रूल हुआ कर रहा था वहाँ पर अब वो अफ्रीका कैसा बन गया? लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई
और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। इससे क्या हुआ, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता भी खुल गया। जब वो अंग्रेजों ने ऐसा करा, उनको पता चल गया था अब तो अफ्रीका आज़ाद हो जाएगा, ये बढ़ चढ़कर संघर्ष कर रहे हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ कर दे। फिर जो नई लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका में जो बना, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने क्या बोला, जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर लोकतंत्र आ गया तो अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से कहा कि जो गोरों ने करा है तुम्हारे साथ उनको माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। ठीक है, तो उन्होंने बोला उनको माफ कर दो, एक नए दक्षिण अफ्रीका का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्या के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की। तो वहाँ पर दो पार्टी हो गई। एक पार्टी ने क्या करा, दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया, जो ऐसा कर रहे थे उनके पर शासन करा। दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। जब संविधान बना तो दोनों ही पार्टियां एक साथ बैठी। वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था जैसा दक्षिण अफ्रीका ने बनाया। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए। मतलब इतने ज़्यादा अधिकार मिले हैं कि दुनिया के किसी संविधान में इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं नागरिकों को, उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने बोला किसी से ना तो दुष्ट मान के बुरा व्यवहार किया जाएगा और ना किसी चीज में। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। ये भी बोला कि अब सब मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। पहले तो अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए उसकी निंदा की जाती थी, अब उसको किसी के रूप में देखा जाता है, लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे संविधान में अपने कोशिश करी बनाने के लिए, वो देखते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। एक तो जिन्होंने दमन करा और जिन्होंने दमन सहा, दोनों ही जो योजना बनाने लग गए। अब वहाँ पर दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। अब जिन पर दमन हुआ, जिनका दमन हुआ, वो कैसे भरोसा कर सकते थे जिन्होंने दमन किया, यानी कि गोरों पर कैसे भरोसा कर सकते थे अफ्रीकी। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र पर बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्होंने ये भी सोचा, जो अश्वेत लोग थे बहुसंख्यक में, उन्होंने सोचा कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जो उनको
मिले हुए हैं। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। अश्वेत लोगों को क्या चाहिए थे? अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकार। और अल्पसंख्यक जो थोड़े बहुत गोरे रह गए थे वहां पर, उनको क्या चाहिए थी? अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। गोरे लोगों ने क्या माना? बहुमत के शासन का सिद्धांत होगा, यानी कि जिसके ज्यादा वोट होंगे तो उसको ही रूल करने दिया जाएगा। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। वे गरीब लोगों और सब मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों से भी सहमत हुए। उन्होंने बोला जो गरीब लोगों को और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार मिले हैं वो भी सही है। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। और अश्वेतों ने भी बोला कि बहुमत ज़्यादा है अश्वेतों की, पर ऐसा नहीं है कि वो गोरों की ज़मीनों को यानी कि अंग्रेजों की ज़मीनों को हड़प लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यह अश्वेतों ने सोचा। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। तो जब यह समझौता हो रहा था तो उनकी पहली जरूरत क्या थी? एक दूसरे पर भरोसा करें। और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में से तोड़ा नहीं जाएगा? अगर वो वर्बली ऐसी बात करते, ऐसे मुंह से बोल के करते कि हाँ भाई आपको ये मिला हुआ अधिकार, हमें ये मिला हुआ अधिकार, तो ये ज़्यादा सही नहीं होता। इसलिए कौन सा संविधान सही होता है? जो लिखित में हो। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में लिया जाए। इससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। ठीक है, तो जो भी बातें की गई फिर उसको लिखित रूप में यानी कि उसको लिखा गया कि हम इस बात को लिखेंगे। जैसे हमारे भारत का भी संविधान है जो लिखित संविधान है, वैसे अफ्रीका में भी ऐसा किया गया ताकि लोग उसको मानने को तैयार रहें। और अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान किसे कहते हैं, वैसे तो संविधान में बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। ये भी लिख सकते हो कि संविधान एक पुस्तक है जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नेताओं को कितना का कार्यकाल है, ये सब लिखा होता है संविधान में। ठीक है, इसे ही संविधान कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामाजिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। ऐसी एक पुस्तक जो लिखित है उसको क्या कहते हैं? संविधान। और संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। संविधान का जो कानून है उसका सर्वोच्च माना जाता है, उसकी बातों को माना जाता है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। कौन सा है? पहला ये 7 रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ये 7 में रह रहे विभिन्न लोगों के बीच क्या करता है? भरोसा, सहयोग विकसित करता है। दूसरा, सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये भी उसमें लिखा होता है संविधान में। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। यह समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो ये विशेषता भी होती है संविधान की। अब है भारतीय संविधान का निर्माण। तो पहले तो हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया, अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद और आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था।
तो संविधान के निर्माण में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी यहां हम देखेंगे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ठीक है, तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। और 1931 में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ही बात कर ली गई थी कि हमारा भारत का संविधान कैसा बनेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। जो ये दस्तावेज तैयार हुआ था उसमें किसकी बात की गई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल या उससे ऊपर उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, स्वतंत्रता मिलेगी सबको, समानता मिलेगी, और अल्पसंख्यकों को, जो देश में कम संख्या में है, उनको अधिकार, उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी, अधिकार भी दिए जाएंगे। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर ही सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी, और अंग्रेजों ने जिस विधायिका जो कानून बनाती है, गठन किया था, वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर थी। तो 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। फिर 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, और जो इनमें सरकारें बनी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ। जो हमारे नेता थे उनकी विधानसभाओं में जाते थे, काम करते थे, अनुभव उनको वहाँ से हुआ, वहाँ जाने और काम करने का अनुभव उनको था ही, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। यानी कि जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे, पहले जाते थे उन्हीं की विधायिका में, तो वहाँ जाने का फ़ायदा ये हुआ, वो समझ सके किस तरीके से हमें संविधान को एक रूपरेखा देनी है, लिखित संविधान को। और साथ ही साथ जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1935 का, जैसा कि आप देख सकते हो, 1935 का भारत सरकार कानून, उसी के जरिए से बहुत सारी बातें, 80% लगभग बातों को हमने अपने संविधान में ले लिया। हमें पता होना चाहिए कि 1935 का भारत सरकार कानून में से लगभग 250 यानी कि 250 अनुच्छेद हमारे 1935 के भारत सरकार कानून से ही लिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी नकल कर ली हो। तो हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ठीक है, तो फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके आदर्शों से, ब्रिटिश के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। तो जब वो प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने उस जैसा बनाने का सोचा, पर नकल नहीं की। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। फिर उन्होंने जब ये सब इनकी कुछ कुछ बातों को देखा, तो उसकी तरह ही अपना संविधान बनाने के बारे में उन्होंने सोचा। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत ने नकल करी है, पर वो नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। जब वो संविधान बना रहे थे तो ये माइंड में रख के ही बना रहे थे कि जो वो कानून है दूसरे देशों के, क्या भारत में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ के ही हमारे संविधान में इन बातों को जोड़ा जा रहा था। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की, और यही बातें थी कि इसी से क्या हुआ, हमारे संविधान के निर्माण में मदद मिली, हमारा संविधान बनने में। फिर बारी आती है संविधान सभा। चुने गए जनप्रतिनिधियों की
जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा किसे बोला गया? जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना गया था जो संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, तो उन सब को ही एक संविधान सभा कहा गया। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के लिए कब हुए थे चुनाव? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 को हुई थी। आपको याद रखना है ये कि भारतीय संविधान के लिए जो पहले जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, ठीक है, 1946 में, और पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में, इसके दिसंबर में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों बाद और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। और जब हमारा पहली बैठक तो 1946 में हो ही गई थी, पर बाद में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। एक भारत के पास आ गई, एक पाकिस्तान के पास हो गई। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली, जो भारत का संविधान लिख रहे थे, उसके 299 मेंबर थे, 299 मेंबर थे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया था। तो कब से स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 1946 से लिखना शुरू हुआ और नवंबर 1949 को काम पूरा हो गया। इतना समय का जो कार्यकाल था उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लिख लो आप ये, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को लिखने में। पर हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, पर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि लागू होने में 2 महीने लगे। इसी दिन की याद में हम क्या बनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करी थी। हमें पता है कांग्रेस सरकार ने ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने ही क्या करा है? हमारे देश की अगुवाई करी थी स्वतंत्र कराने में। फिर प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। ये भी माइंड में आना चाहिए आपके, या क्वेश्चन पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर भी विचार हुआ। संशोधन का मतलब होता है सुधार होना। तो 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार भी हुआ कि इसको शामिल करे नहीं करे, सुधार हो या ना हो, ये बातें। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्ष बोला गया है, पर एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। इनके बीच में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। जो भी बात बोली गई थी, जो भी शब्द थे, तो रिकॉर्ड रखा जा रहा था, क्या क्या बातें बोली जा रही है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। किस खंडों में प्रकाशित किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम था और 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित कर दिया गया। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, सपने और वायदे। महात्मा गांधी जी संविधान बनाने में नहीं थे, यानी कि वो अलग थे, उन्होंने सहयोग नहीं करा था इसमें। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। आपको ये बात ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संविधान के जनक भी कौन है? संविधान के पिता किसको बोला जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। वो अक्सर किसके आलोचक थे? गांधी जी के। वो उनके विचारों को नहीं पसंद करते थे। कौन नहीं पसंद करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आती है बारी संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी। एग्जाम में अगर आता है कि संविधान का दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है जो कि पर्पल में दिखाई दे रहा है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस कर्म में जांच परख लिए गए, वे इस भारतीय संविधान का आधार बने और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, तो संविधान का दर्शन क्या है? जो भी स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा से या दिशा निर्देश दिए गए उसके लिए भारतीय लोकतंत्र का आधार बन गए थे, जो उसको ही संविधान का दर्शन कहा जाता है और उसको प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि उद्देशिका कहाँ है। अभी ये देखते हैं। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़े और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझे। नीचे शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। तो मेन बात तो ये है, आप यहाँ देख सकते हो, भारत का संविधान उद्देशिका इसे कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है या आपने अक्सर अपने बुक के फ्रंट पेज पे दिखाई दिया होगा आपको जब आप पेज पलटते हो। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये सारा क्या है? ये है उद्देशिका या प्रस्तावना। तो इनके मतलब आप यहां पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत के लोगों ने ही काम करा है। इसमें किसी बाहर के किसी से नहीं पूछा कि किस तरीके से संविधान बनाया जाए। तो इनमें इनकी लिखी बातों को आप पढ़ सकते हैं या आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। समानता या समता, प्रभुत्व, बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य, निरपेक्ष, ये सारे बातों को आपको पढ़ लेना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। संस्थाओं का स्वरूप: यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसे बदलाव की जरूरत पड़ती है। जो हमारा संविधान है बहुत बड़ा है, कभी कभी देखते हुए इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। अब तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं और इन बदलावों को ही संविधान संशोधन कहते हैं। संशोधन का मतलब होता है सुधार। ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सभी चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।